सवाल उपयुक्त है, ख़ास तौर पे जो नया माहौल ट्रंप साहब ने पिछले इतवार से क्रिएट किया हुआ है, इसके परिप्रेक्ष्य में कुछ जानकारी देना चाहूँगा। अमेरिका एक देश है जो कि निराला है। इसमें तकरीबन सभी लोग अवराजक हैं, वो बाहर से आए हैं। अमेरिका में रहने वाले तो सिर्फ रेड इंडियन थे, उनका तो तकरीबन नेस्तनाबूद नाश कर दिया गया है। तो सब लोग बाहर से आए हैं और अमेरिका की प्रगति में, उसकी गतिशीलता में और नवाचार में लेकर के उसकी प्रगति, उसकी बढ़त में विदेशों से आए टैलेंट का बहुत बड़ा योगदान है। इस के बारे में जो इकोसिस्टम है वो बड़ा ही व्यापक है और बड़ा प्रभावी है। दुनिया भर से छात्रों को अमेरिका में पढ़ाई करने के लिए बुलाया जाता है, उनके लिए नए नए अवसर वहाँ के विश्वविद्यालय देते हैं। अमेरिकी विश्वविद्यालय ख़ास तौर पे स्टेम कोर्सेज में दुनिया में सबसे आगे माने जाते हैं। उन विश्वविद्यालयों से जो ग्रेजुएट होते हैं, उनमें से काट छांट करके जो सबसे अच्छे होते हैं, उनको अमेरिका में आगे रहने और अपना काम जारी रखने की सुविधा दी जाती है। इसके साथ साथ अमेरिकी कंपनियां सब जगह मौजूद हैं और जहां भी उनको ऐसा टैलेंट दिखाई पड़ता है, कार्यशीलता, योग्यता दिखती है, उसको वो अमेरिका में लाना चाहते हैं। और इस तरह से अमेरिका के इकोसिस्टम में नवाचार की एक बड़ी बढ़त है, एक परंपरा सी बनी हुई है। अब ट्रंप साहब के इस कानून ने यकायक इस नवाचार की प्रतिबद्धता के ऊपर सवाल उठा दिए और ऐसा लगता है कि वे अपनी मागा बेस को संतुष्ट करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि वो कहा जाता है कि विदेशों से जो लोग आते हैं वो अमेरिका के अपने ग्रेजुएट्स को रिप्लेस करते हैं, उनकी जगह लेते हैं। अमेरिका में इस तरह की बेरोज़गारी बढ़ रही है। तथ्य कुछ हद तक इसका समर्थन करते हैं। स्टेम कोर्सेज में अमेरिकी मूल के ग्रेजुएट्स की बेरोज़गारी तकरीबन 6% है, जो कि अमेरिका में व्यापक बेरोज़गारी, ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो 3% है। तो ये सब देखते हुए कुछ हद तक ट्रंप साहब जो कर रहे हैं अपनी मागा बेस के लिए वो सही मालूम पड़ता है, लेकिन इसके दुष्परिणाम अमेरिका पर तो होंगे ही और देशों पर भी होंगे, ख़ास तौर पे भारत पर, क्योंकि 71% जो H-1B वीज़ा के सफल उम्मीदवार थे पिछले साल, वो भारतीय थे और इनमें से ज़्यादातर जो हैं वो IT इंजीनियर थे और वो भारतीय या विदेशी IT कंपनियों के लिए काम करने के लिए अमेरिका आ रहे थे। सिलिकॉन वैली में देखें तो आधे से ज़्यादा जो नए स्टार्टअप बन रहे हैं उनके पीछे कहीं ना कहीं भारतीयों का योगदान है। तो ऐसी एक लंबी और गहरी पैंटी हुई परंपरा को तोड़ने से मेरे ख्याल से अमेरिका का नुकसान होगा। और आज जैसा आपने कहा कि चीन के वीज़ा के ज़रिए या और माध्यमों से इस तरह के योग्यता की प्रतिस्पर्धा में दाखिल हो गया है और वो दो योग्य लोगों को अपनी ओर लाना चाहता है। चीन के और अमेरिका के बीच में जब नवाचार की तुलना की जाती थी तो सबसे बड़ा मुद्दा ये अमेरिका के पक्ष में जाता था कि अमेरिका में टैलेंट कहीं से भी आ सकता है
और कहीं से भी आकर के वहाँ काम कर सकता है। इकोसिस्टम इतना अच्छा है कि उसको काम करने में और सफल होने में देर नहीं लगती। अब चीन में भी ऐसा ही करने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि इसकी सफलता में उस स्तर तक पहुंचने में जिस स्तर तक अमेरिका पिछले 30-40 सालों से रहा है, काफ़ी संदेह है भाषा को लेकर के और चीन के वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी को लेकर के, या चीन के भारत के ख़ास तौर पर भारत के साथ संबंधों को लेकर के। इसके ऊपर कई अड़चनें आएंगी और देखना होगा कि इसमें कितनी सफलता चीन को मिलती है। यूरोप को भी इस प्रतिस्पर्धा में शामिल होना गंवारा है। जर्मनी और फ्रांस ख़ास तौर पर और कुछ हद तक ब्रिटेन इस गतिशीलता में है कि वो भारत के या और अन्य देशों के योग्य लोगों को अपने यहाँ आने के लिए आमंत्रित करें। दूसरी ओर भारत खुद ये चाहता है कि भारतीय मूल के लोग जो अमेरिका जाने में अब परेशानी महसूस कर रहे हैं, उनको भारत आकर के अपना काम करना चाहिए और उनको इसके लिए न्योता दिया जा रहा है। IIT मद्रास के डायरेक्टर ने आज कहा है कि ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। अगर ऐसा होता है कि अमेरिका के जाने पर, वहाँ पर बसने पर, लॉन्ग टर्म H1B वीज़ा लेने पर मुश्किलें आती हैं, तो जो ग्रेजुएट हैं कि यहाँ हैं अमेरिका में मास्टर्स की या PhD की पढ़ाई के लिए जाना है और फिर वहाँ पर बसने की बात सोच रहे हैं, उनको भारत में ही रहना होगा और इससे भारत की अपनी जो ब्रेन ड्रेन है उसको पलटने में मदद मिलेगी।